हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना पाटीदार। वेलकम टू नॉलेज भारती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के या पेडागोजी के स्पेशल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो हमने स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो एमपीटेट संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्टार्ट की है, यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक टेट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। और हम हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। टेट और सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो प्रभावित करने वाले तत्व, कारक और कारण हैं उनको हम जानेंगे और हम उन पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में भी हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हर बालक में अलग अलग भिन्नताएं रहती है। कोई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी बच्चे अलग होते हैं। और अब इस वीडियो में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक रहते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम एवं आनुवंशिकता जो भी रहती है उससे भी बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रभावित होती है। और वातावरण एवं पर्यावरण से भी होती है। जाति, प्रजाति, देश, समाज, इनसे भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित हो सकती है। आयु, परिपक्वता, शिक्षा एवं आर्थिक महत्व के द्वारा भी हम इनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानेंगे। और लिंग भेद के द्वारा भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित कर सकते हैं। जो लिंग भेद करके ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने का मुख्य तत्व जैसे रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कक्षा की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व जो कक्षा की गतिविधियां होती है कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व ऑप्शन ए है कक्षा अध्यापक पर है कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा कि विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या निर्माण करने पर जो पाठ्यचर्या का निर्माण करता है वे प्रत्येक अधिगम करता है तो इसे लचीला बनाए। ऑप्शन सी है जो संगठन कारक हैं उन्हें विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से ज्ञान ले। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं की कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो कक्षा की गतिविधियां हैं कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व किस प्रकार से निभाना चाहिए। तो क्या ऑप्शन ए कक्षा अध्यापक पर रहता है इसका उत्तरदायित्व कि कक्षा की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। जैसे कक्षा में कोई भी गतिविधि करवाते हैं तो उनकी विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप ही क्या कक्षा की गतिविधियां होनी चाहिए। यह उत्तरदायित्व किसका रहता है। तो यह उत्तरदायित्व कक्षाध्यापक पर है कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा कि विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझा जाए। ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर है कि वे प्रत्येक अधिगम करता हेतु इसे लचीला बनाए। कि पाठ्यचर्या जो निर्माण करता है, जो पाठ्यचर्या बनाता है वह इस अनुसार बनाए कि प्रत्येक अधिगमकर्ता को वह सरल लगे। तो यह तो सही नहीं है। ऑप्शन सी है संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से ज्ञान ले। जो संगठन कारक विभिन्न अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से ज्ञान ले। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं की कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो कक्षा की गतिविधियां रहती है तो वो कक्षा में गतिविधि हो रही है तो इसका उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक पर होगा। और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में हमें कक्षा अध्यापक वाला एक ही ऑप्शन है क्योंकि कक्षा की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक का होता है और कक्षा अध्यापक द्वारा ही पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा कि विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है। जो बैंकिंग शिक्षा के पिता है वो कौन से वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए है फ्रेयर, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन डी है स्किनर। तो यह तो आप सभी को पता होगा कि बैंकिंग शिक्षा के पिता किसे माना गया है। तो ऑप्शन ए फ्रेयर को बैंकिंग शिक्षा का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए फ्रेयर ही हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त तो होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक को किस विधि पर एकाग्रचित्त होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन हम आगे पढ़ते हैं। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण विधि पर, ऑप्शन बी है सीखने वाले विषय पर, ऑप्शन सी है छात्र और उनके व्यवहार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए शिक्षण विधि पर, सीखने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर और उपरोक्त सभी पर। जो आदर्श अध्यापक होगा वो शिक्षण विधि भी करवाएगा, सीखने वाले विषय पर भी एकाग्रचित्त होगा और छात्र उनका व्यवहार भी अच्छा होगा, आदर्श होगा। तो उपरोक्त सभी ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। क्वेश्चन 4 है, मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए है विषय ज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षण विधि, ऑप्शन सी है व्यवसायिक नीति शास्त्र और ऑप्शन डी है कक्षा अनुशासन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आप सभी को क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल गया होगा कि मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख किसमें मिलेगा? विषय ज्ञान में तो नहीं हो सकता, शिक्षण विधि में भी नहीं हो सकता, कक्षा अनुशासन में भी नहीं हो सकता। व्यवसायिक नीति शास्त्र से व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, व्यवसायिक नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ दो बताना है कि निष्क्रिय है, ऑप्शन ए है निष्क्रिय है या सरल है, ऑप्शन बी है सक्रिय और सामाजिक है, ऑप्शन सी है निष्क्रिय और सामाजिक है और ऑप्शन डी है सक्रिय और सरल है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है या सरल और सक्रिय और सरल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सभी ने एनसीएफ 2005 के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। तो जो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा है उसके अनुसार अधिगम सक्रिय और सरल है, उसका स्वभाव सक्रिय और सरल है। तो ऑप्शन डी सक्रिय और सरल ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रोहित से ढक कर रखने को कहती है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ढक कर रखने को कहती है और छुओ, यहाँ छुओ लिखा हुआ है, छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पत्रों का उपयोग करती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों से रोहित को ढक कर रखने को कहती है कि उनको छुओ और महसूस करो या अनुभव करो कि वो क्या है, वो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन ए है श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, ऑप्शन बी है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ऑप्शन सी है सीख न सकने वाले शिक्षार्थी और ऑप्शन डी है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि वह छुओ और अनुभव करने का बोल रही है, तो उसे दिख नहीं सकता है तो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होगा। कक्षा में एक शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रोही से ढककर रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो और बताओ कि ये क्या है। तो इस प्रकार से वह कौन सा बच्चा है? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी है या दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी है या सीख न सकने वाला शिक्षार्थी है या तो फिर सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा है इसीलिए तो उसे छुओ और अनुभव करो का सूचना दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं। दो विद्यार्थी कक्षा में एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसका बिल्कुल अर्थ अलग अलग निकलता है। एक ही अवतरण को दो अलग अलग विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग निकलते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, ऑप्शन बी है संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ऑप्शन सी है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं और ऑप्शन डी है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकालते हैं। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है
और उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है संभव है, क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। तो यह तो सही नहीं है, दो बच्चे अलग अलग बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि शिक्षक ने उस अवतरण को समझाया ही नहीं है। ऑप्शन बी है संभव नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, तो इसे भी हटाई दीजिए। ऑप्शन सी है संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन डी है संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण होते हैं और विभिन्न विधियों द्वारा प्रभावित होते हैं, और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई सी भी अलग अलग विधियों का प्रयोग करके अलग अलग बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन सी संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन ए है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, या कक्षा में पहुंचने वाले या कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणा को जानना शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ऑप्शन बी है शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। ऑप्शन सी है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। और ऑप्शन डी है शिक्षा की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है कि ऑप्शन इसमें से एक ही सही है। तो कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानने के लिए क्या जरूरी है, और इसका आंसर क्या होगा बताइए। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, क्योंकि हर बच्चे की अवधारणाओं को भूली अवधारणाओं को जान लेते हैं तो शिक्षण विधियां अधिक सार्थक हो जाती है, और उस प्रकार से शिक्षक हर बच्चे के लिए योजना बना सकता है। तो ऑप्शन सी शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस अन्वेषण के, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उपागम का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए है केस स्टडी, ऑप्शन बी है प्रयोगीकरण, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण, और ऑप्शन डी है अंतःदर्शन। तो बताइए कि उपागम के अन्वेषण के उपागम के लिए किसका उपयोग किया गया है। निम्न में से अन्वेषण मतलब खोज, तो यहाँ खोज के लिए एक ही ऑप्शन सही लग रहा है सर्वेक्षण, तो ऑप्शन सी सर्वेक्षण ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक जो ध्यान रहता है वो मनोवैज्ञानिक के किस तथ्य पर होना चाहिए। आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षण तकनीक, ऑप्शन बी है शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नता, और ऑप्शन डी है पारिवारिक स्थिति। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण तकनीक के द्वारा ही वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो यह तो आंसर नहीं है। शारीरिक क्षमता के अनुसार भी नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक यदि सर्वाधिक ध्यान मनोवैज्ञानिक तथ्य व्यक्तिगत विभिन्नता पर देता है कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, तो सभी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसे जेंडर रूढ़िवादिता रहती है और बालक बालिकाओं में व्यक्तिगत भिन्नता रहती है, तो उन्हें अलग से ही ऐसे जेंडर रूढ़िवादिता के रूप में दर्शाया गया है। जैसे शारीरिक कार्य करने की क्षमता बालकों में अधिक होती है, ऐसा बताया जाता है। इनमें शारीरिक कार्य जो बालिकाएं रहती है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में कम शारीरिक क्षमता रहती है। इन पर सुझाव का प्रयोग कम पड़ता है। लड़कों का बताते हैं कि इनमें सुझाव का प्रयोग कम पड़ता है, और लड़कियों में इन पर किसी के भी सुझाव का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। और जो लड़के रहते हैं ये बालिकाओं की अपेक्षा गणित और विज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। और लड़कियां रहती है यह भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो
तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।